हो गया। यह है राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया। हमको लगता है अब कोई समस्या आप में रह नहीं गई होगी जानने की कि राष्ट्रपति के मत का निर्वाचन कैसे होता है। अब राष्ट्रपति यहां पर जो बी प्रत्याशी था, भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि 1969 में, अगस्त 1969 में बीबी गिरी साहब को द्वितीय चक्र के मतगणना का प्रयोग करना पड़ा। द्वितीय वरीयता क्रम के मतों की गणना करनी पड़ी उन्हें निर्वाचित होने के लिए। यह पहला अवसर था भारत में 1969 में। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल टर्म, राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति भारत में आर्टिकल 56, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, यानी शपथ लेने के बाद 5 वर्ष। 5 वर्ष के पहले वह त्याग पत्र दे सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है या महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। 3 बातें मुख्यतः आती हैं। त्याग पत्र देना कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, आप काम को काम करना है, आप कोई भी व्यक्ति त्याग पत्र दे सकता है, राष्ट्रपति महोदय भी दे सकते हैं। लेकिन जब वो त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देगा और तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेंगे। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेंगे तो सारा वेतन, सारी सुविधा उपराष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति वाली मिलेगी। अब दूसरी बात आती है कि उनकी मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए, क्योंकि जीवन तो ईश्वर की व्यवस्था है, फुल प्राइवेट सिस्टम है, कोई जानता तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेंगे और अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उस कार्य को देखेंगे। और मान लीजिए किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी पद रिक्त हो जाए तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, वो उस कार्य को देखेंगे। ये भी क्लियर हो गया। तो अब सवाल उठता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर पुनः राष्ट्रपति का पद का निर्वाचन करा लिया जाएगा। और यह निर्वाचन उतने समय के लिए नहीं होगा जितने समय के लिए पद रिक्त हुआ था। नहीं, जैसे लोकसभा में होता है कि मान लीजिए 1 साल कार्यकाल बचा था, 2 साल बचा है, तो उतने समय के लिए निर्वाचित होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो पूरे अगले 5 साल के लिए होगा। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय 3 साल कार्य किए और 3 साल के बाद त्यागपत्र दे दिए, महाभियोग से चले गए, तो जो नया राष्ट्रपति महोदय आएंगे वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा एक चीज, तो 5 साल के लिए वो पद अपना ग्रहण करते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। यह भी एक विशेष प्रक्रिया है और महाभियोग के द्वारा संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है, भी उसकी हम चर्चा करेंगे। अब आता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना। अब राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन हो गया। अब उनका शपथ लेना है। राज, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा शपथ ग्रहण शपथ राष्ट्रपति को जो शपथ है
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 60 के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा उनके पद की शपथ दिलाई जाने की व्यवस्था है। संविधान के अनुसार वो शपथ ग्रहण करेंगे। अब है राष्ट्रपति की उपलब्धियां, वेतन भत्ता, वेतन व अन्य सुविधाएं। तो राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपया वेतन है जो कर मुक्त है। बहुत सारी सुविधा है, शानदार राष्ट्रपति निवास, बहुत सारी सुविधा। यह वेतन राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से मिलता है जिसकी व्यवस्था 59(3) में है। बहुत सारी सुविधाएं हैं राष्ट्रपति महोदय को, इसे संसद निर्धारित करती है, लेकिन संसद एक बार निर्धारित होने के बाद उसमें कोई कमी नहीं कर सकती है और संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन वगैरह सुविधा मिलती है, आयकर से मुक्त होता है, पदावधि के दौरान उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती है। 59(4) कि उनके कार्यकाल में कोई कमी नहीं कर सकते हैं। कार्यकाल के समय संसद तय करती है लेकिन कार्यकाल के बीच में कम नहीं कर सकती है। और बहुत सारी सुविधाएं, फिर बाद में पद से हटने के बाद पेंशन की सुविधा, सुरक्षा, बंगला, बहुत सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि महाभियोग आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। जब वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनके खिलाफ संसद सदस्य महाभियोग ला सकते हैं। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्तुत किया जा सकता है 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ। 14 दिन की पूर्व सूचना। जिस सदन प्रस्तुत कर रहा है उसके कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए, उस प्रपोजल पे होना चाहिए जहां वो रखा गया है। और जब संसद सदस्य संपूर्ण सदन के कुल सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसे प्रस्ताव पास कर देते हैं तो अगले सदन में जाता है। यदि अगला सदन भी अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है, इस बीच राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पूरा अपना बचाव करने का अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि दोनों सदन अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा और उनकी जगह पे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उन्हें वो सारी सुविधा मिलेगी जो एक राष्ट्रपति को मिलती है। और 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराना होगा। लेकिन जो चुनाव के द्वारा नए राष्ट्रपति महोदय आएंगे उनका कार्यकाल फिर अगले 5 साल के लिए होगा, उस बचे हुए बीच समय के लिए नहीं होगा। ये बात बहुत क्लियर कर दूं आपको, इसमें कहीं कंफ्यूजन न रहे। अब आता है उन्मुक्तियों का मतलब होता है कि उन्हें क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकार स्पेशल उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
उनके ऊपर न तो कोई मुकदमा चल सकता है पद पे रहते हुए, न उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, न तो कोई क्लेम हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति उन पे कोई दावा या क्लेम करना ही चाहता है तो उसके लिए 2 महीने की नोटिस देने के बाद किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय पे कोई दावा या क्लेम करना ही चाहता है तो 2 महीने की पूर्व सूचना के बाद वह किसी प्रकार की कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा सकती है। लेकिन अन्यथा न तो उनके कार्यकाल के बीच में किसी शासन के किसी कार्य के प्रति उनको न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न तो उन्हें बंदी बनाया जा सकता है, इस तरह न उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। ये तो उपलब्धियां हो गई उनकी, विशेषाधिकार हो गए उनके। अब यदि मान लीजिए कि कोई विवाद होता है, निर्वाचन पर विवाद, कोई यदि निर्वाचन संबंधी विवाद होता है तो आर्टिकल 71 कहता है कि उसका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि यदि 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा 11वां संविधान संशोधन 1964 द्वारा यदि अनुच्छेद 71 में अनुच्छेद 71 में पैरा 4 जोड़ा गया कि यदि कोई स्थान किसी विधानसभा का रिक्त रहता है निर्वाचन के समय, माननीय राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन आ रहा है और दिल्ली विधानसभा भंग है, महाराष्ट्र की विधानसभा भंग है, तो उनका निर्वाचन अवैध नहीं होगा, निर्वाचन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो यह हो गया राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन इत्यादि से संबंधित व्यवस्थाएं। अब आता है कि राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां। राज शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, और शक्तियों में 2 तरह की शक्तियां हैं। पहला सामान्य कालीन शक्तियां और दूसरा संकटकालीन शक्तियां। 2 तरह की शक्तियां हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। तो पहले हम चर्चा करेंगे सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्य टाइम में क्या क्या उन्हें कार्य करना होता है, क्या क्या उनकी शक्तियां हैं, इसकी चर्चा करेंगे। सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। और उसमें सबसे पहले है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहला है ये चीज, कार्यपालिका शक्तियां। और कार्यपालिका शक्तियां समझते समय एक चीज और समझ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा कि आर्टिकल 74 कहता है, 74A कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श एवं मंत्रालय देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी
राष्ट्रपति को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, कार्यों को करने के लिए, संपादित करने के लिए उसे सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को अपने कार्यों को संपादित करने के लिए, पूरा करने के लिए, जो आप कह लें, पूरा करने के लिए उसे सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख, जो आप कह लें, प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। हिंदी बड़ी समृद्ध भाषा है और कई उसके शब्द आते हैं निकल करके। तो राष्ट्रपति को अपने कार्यों को करने के लिए, पूरा करने के लिए, उसे सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। पूरा करने में लिख लीजिए और अच्छा है। उसे सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति जो भी करेगा वो मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री के परामर्श पे करेगा। मैंने अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। प्रधानमंत्री, आप देखेंगे संसदीय शासन में मंत्रिमंडल का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री में मान लिया जाता है कि मंत्रिमंडल शामिल है। तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की इच्छा पे काम करेगा, मंत्रिमंडल की इच्छा पे करेगा, प्रधानमंत्री की इच्छा पे करेगा। ये एक व्यवस्था है, इसे समझ के चलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी जो भी वो काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की इच्छा से करेगा, प्रधानमंत्री की इच्छा से करेगा। अब हम चलते हैं कि कार्यपालिका शक्तियां, अब इसको यहां लाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। और पहला होता है कि नियुक्तियां। तो दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 53 की समस्त कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति में निहित होंगे, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ पदाधिकारियों का मतलब हुआ मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री। और तीसरा 74A 74A कि राष्ट्रपति को कार्यों को पूरा करने के लिए, उसे सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। मतलब जो भी वो करेगा वो मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के परामर्श पे, कहने पे ही करेगा। ये बात बहुत क्लियर जान लीजिए, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। और इस बात को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। तो पहला है नियुक्तियां। जितनी भी नियुक्तियां हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री के परामर्श पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा, माननीय हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा, राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, मानवाधिकार अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, प्रशासकों की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, राजभाषा आयोग की, बहुत सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन ये सारी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श पे करते हैं। ये ध्यान रहे, बात क्लियर रहे, आप बार बार न कहना पड़े। तो सारी नियुक्तियां करते हैं। इसके साथ साथ पद से हटाना, जिसे हम पदच्युति कहते हैं, पद से हटाना, रिमूव करना, पद से हटाना।
बहुत सारे लोगों को राष्ट्रपति पद से हटाते हैं, मंत्रियों को, राज्यपालों को, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को, तमाम लोगों को उन्हें हटाने का अधिकार है। परंतु बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन्हें हटाने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। हटाने के लिए एक विशेष प्रोसेस अपनाना पड़ता है, जिसकी चर्चा हम बार बार करेंगे। तो बहुत लोगों को हटाने का पावर उनके पास है, लेकिन उस हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तीसरा सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से संपूर्ण संघीय शासन के संदर्भ में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को सूचना देना ही देना चाहिए। एक समय भारत में ऐसा आया कि ज्ञानी जैल सिंह जी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो 80% से अधिक बहुमत लेकर लोकसभा में आए थे, इनके बीच सामान्य शिष्टाचार मिलना जुलना भी बंद हो गया था। राजीव गांधी ने कह दिया कि हम राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे, संकेत दे दिया। ऐसी स्थिति विकट पैदा हुई और ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के राष्ट्रपति थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, और यह चर्चा हो गई कि राष्ट्रपति को अभी एक हफ्ता में पद उनका समाप्त हो रहा है, तो कुछ दिन में समाप्त हो रहा है, बहुत कम अवसर बचे हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री को हटाने के लिए आधा घंटा काफी है। एक भारत के संविधान विशेषज्ञों में बड़ी चर्चा हुई कि क्या ऐसा प्रधानमंत्री जिसका लोकसभा में 80% बहुमत हो, उसे भी राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। तो इसमें चर्चा निकल के आई कि आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से शासन संबंधी सूचना पाने का पूरा अधिकार है और इस आर्टिकल का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति महोदय ने किया नहीं। इस नाते अनुच्छेद 78 बहुत महत्वपूर्ण है और एक संसदीय शिष्टाचार भी है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समस्त सूचना उन्हें प्रदान करें। अगला है विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक प्रशासनिक शक्तियों, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाते हैं। कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों तथा संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम इत्यादि। मैं एक बार और दोहरा दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संदर्भ में, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों के संदर्भ में, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण के संबंध में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों तथा संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियमों के लिए राष्ट्रपति महोदय का अप्रूवल आवश्यक है। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है
कि वो राज्यों को निर्देशित करें, नियंत्रित करें, समन्वित करें। वो राज्यों को निर्देशित करें, नियंत्रित करें, समन्वित करें। समन्वय के नीति के अंतर्गत, सामंजस्य की नीति के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे के संबंध में परामर्श देने के लिए उन्हें अंतरराज्य परिषद का गठन करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करते हैं। वह किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकारों को सौंप सकते हैं कि भैया ये संघ का विषय है, संघ कार्यपालिका का विषय है, लेकिन हम राज्य को सौंप रहे हैं, आपको ये कार्य करना है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का दायित्व राष्ट्रपति पर होता है। अंतर्राज्यीय मामलों में प्रतिनिधित्व, वैदेशिक संबंधों, अंतर्राज्यीय मामलों, जो आप कहें, में प्रतिनिधित्व, प्रमुखकर्ता, जो भी आप कह लें। वैदेशिक संबंधों में, अंतर्राज्यीय मामलों में, एक देश के साथ दूसरे देश के संबंधों में हमारे राष्ट्रपति महोदय, जितनी संधियां, सब कुछ राष्ट्रपति महोदय के नाम से होते हैं। यह सही है कि उन संधियों को पहल करने में मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री का प्रमुख भूमिका होता है, संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन सारा काम राष्ट्रपति महोदय के नाम से होता है। और राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, दूतों, प्रदूतों, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करते हैं। विदेश से जो राजदूत वगैरह आते हैं, वो उनके परिचय पत्र वगैरह की जांच पड़ताल, देख रेख, अप्रूवल करना सब राष्ट्रपति महोदय का कार्य है। भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति महोदय के नाम से होता है।